नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के चलते बड़ी त्रासदी सामने आई। वहीं इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना समेत कई सैन्य बल की तैनाती यहां पर की गई है। आपको बता दें कि आईएएफ की तरफ से 3 हेलीकॉप्टर यहां पर भेजे गए, जहां पर आज तपोवन में आपदा से जिन 13 गांवों में संपर्क टूट गया, वहां जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से राशन के पैकेट भी पहुंचाए हैं। आपको बता दें, तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार यहां पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार हमारे भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लगातार राहत बचाव कार्य जवानों की तरफ से किया जा रहा है। पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री यहां पर जिन गांवों में संपर्क टूट गया है उनके लिए भेजी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सेना ये राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। लगातार टनल के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है। 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है, जिनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार हमारे जवान डटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल आफरीन, जो स्थिति है इस समय वहां पर, जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं इस समय वहां राहत का बचाव कार्य में जुटी हुई है। और करीबन अगर आकलन लगाए तो करीबन 1500 करोड़ के आसपास का अगर देखा जाए तो नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतना नुकसान वहां पर हो गया है। और करीबन आप देखें तो सुरंग, जिस तरह के सुरंग में कुछ लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं और करीबन कहा जा रहा है कि 170 के करीब अभी लोग लापता हैं, जिनका अभी कुछ भी नहीं अभी पता चल रहा है यहाँ पर। और ये सब चीजें आगे देखेंगे कितनी जल्दी और लोगों को ढूंढा जाए और किस तरीके से उनकी तलाश हो जाए। टीम बिल्कुल है और मौके पे बिल्कुल सारी टीम है और जो डीजीपी भी है वो भी मौके पे पहुंच रखे हैं वहां पर, और सारी जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही है। आपकी मनीष, आपकी किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ अभी सामने आया है? कोई अपडेट? हाँ बिल्कुल आफरीन, अगर देखा जाए तो जो अधिकारी है मौके पे इस समय जो काम उनकी देख रहे हैं, टीम को किस तरीके से उसको हैंडल करा जाए, तो करीबन देखा जाए तो कुछ जैसे 170 लोग अभी भी लापता हैं, उनको भी अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जो टनल उसमें भी जिस तरह से जो ग्लेशियर टूटा है और वो जो टनल जो नुकसान हुई है, जो दोनों जो प्रोजेक्ट थे दोनों नुकसान हुए, उसमें भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस समय जो मौके पे जो टीम है, जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पे अपना काम कर रही है और आने वाले समय में और बहुत सारे जो खुलासे होते चले जाएंगे। आफरी मनीष, अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है और उनकी अभी तक क्या स्थिति है? करीबन 30-35 के करीब और भी जो लोग हैं वो मिल रहे हैं अभी, और उनको निकाल दिया, रेस्क्यू करा गया है। जो टनल्स हैं, जो टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको मलबा था तो उनसे निकालने का काम इस समय चल रहा है वहां पर। और भी लोगों के संभावना है वहां पर रहने की, तो उनको भी अभी टीम जो है वो काम कर रही है। आपने जी मनीष, जो ये आपदा आई है इसके बाद लगातार कई जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। हरिद्वार में भी अलर्ट मोड पर प्रशासन है, तो इसको लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां पर? हाँ बिल्कुल आफरीन, जिस तरीके से जो सारे जो इलाके हैं, जो जितने भी क्षेत्र जहाँ पर ये जो गंगा जो बह रही है, वो सारे जितने भी इलाके हैं सबको अलर्ट पे मोड पे रहने के लिए कहा था। कल भी सारा अलर्ट था, हरिद्वार के अंदर भी अलर्ट था, पर अब स्थिति सामान्य है। कोई ऐसे घबराने की इस तरह की स्थिति नहीं है कि जिससे काफी पानी आए और इस तरह से ये समस्या पैदा हो। अभी कोई ऐसी स्थिति सामान्य है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं। टनल से 30 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको लगातार रेस्क्यू करने के लिए हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं।
वहीं उत्तराखंड सरकार के जरिए एसपीओ के बाद पौड़ी गढ़वाल में भी कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जिसको लेकर बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि स्कूल खुलने के बाद भारी मात्रा में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे, जहां पर सरकार के जरिए जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बच्चे को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलने को कहा गया है। आपको बता दें कि स्कूल में घुसने से पहले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के लिए वहां पर बैठाया गया। वहीं अभिभावकों ने बताया है कि कोरोना वायरस के बाद स्कूल में बच्चों ने घर पर बैठकर ही पढ़ाई की थी, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए सरकार के जरिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही वे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण के प्रधानाचार्य शांति कवटियाल ने बताया है कि गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही स्कूल के गेट पर ही परीक्षण कर छात्र छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश करवाया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी की मुखानी पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बड़े शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी मुक्तेश्वर से करीब 3 किलो चरस लेकर हल्द्वानी में 600 रुपए तोला बेचने के लिए आ रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेकरी संचालक है और वह चरस तस्करी का काम भी करता था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान चंबल पुल के पास से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक आरोपी भागने में भी कामयाब रहा। उसके द्वारा ये बताया गया कि इस चरस को वो मुक्तेश्वर इलाके से लेके आ रहा था और स्थानीय स्तर पे उसको कम मात्रा में यहाँ पे बेचना था। उसकी एक बेकरी की दुकान है, संभवतः शायद वो अपनी बेकरी की इस दुकान में बहुत कम क्वांटिटी में इंडिविजुअल लोगों को बेचता था। उसके इस जुर्म से उसको अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस चरस को वो अपनी जो कार ऑल्टो थी उसमें परिवहन कर। उत्तराखंड के लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बस पर फाइनेंस कर्मी से करीब 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को लेकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, हथियार और 80,000 नगद बरामद किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की भी यहाँ पर बात की है। इनसे जो है जो लूट हुई जो पैसा है 80,400 रुपया और लूट में प्रयुक्त 2 मोटर बाइक और तमंचा और कारतूस हमने बरामद किया है। चारों को गिरफ्तार करके जो है रिमांड के लिए भेज रहे हैं। क्या इनका आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास के बारे में हम खोज रहे हैं। अब लोकल के लड़के हैं, अभी इनका जो है जैसा जो वादी है उनसे जो मुलजिम है ये भी फाइनेंस कंपनी से पैसा लेकर पैसा देता था। तब इनको पता चला कि इनका जो है पैसा एकत्रित करने का बिजनेस है, उन्होंने रेकी किया, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर जो है ये घटना के इन्होंने अंजाम दिया। इनसे जो है और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज लक्सर पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है वो काबिल तारीफ है। दिनांक 3 फरवरी को एक फाइनेंस कर्मचारी से 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा तहसील परिसर से महज 200 मीटर दूरी पर लक्सर बालावाली रोड पर दिन दहाड़े 1,20,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें लक्सर पुलिस ने लगातार खुलासा के लिए दबिश दे रही थी और जिसका लक्सर पुलिस ने आज खुलासा भी कर दिया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार द्वारा SOGRP रुड़की सहित अलग अलग टीमें लगाई गई थी। CCTV फुटेज खंगालने पर अभियुक्त गणों के आने जाने वाले सभी रास्ते को ट्रेस किया गया था। उक्त घटना के खुलासे के लिए लूट, डकैती व अन्य अपराध में शामिल अपराधियों की जानकारी जुटाई गई, लेकिन लक्सर पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना के आधार पर कुआखेड़ा पिकट से अभियुक्त गणों को एक जिंदा कारतूस व 315 बोर का एक तमंचा और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को साथ ही 80,400 रुपए बैग के साथ गिरफ्तार किया है।
सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के जेल भेजा जा रहा है। जी आफरीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एसपीओ के बाद उधम सिंह नगर में आज से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान जारी कर दिया है। स्कूल खोलने के बाद सुबह से ही स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच गए हैं। साथ ही जहां सरकार ने जारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी बच्चे को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जानी है, वहीं स्कूल में जाने से पहले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया है और साथ ही छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाद स्कूल में बच्चों ने घर पर बैठकर ही पढ़ाई की, लेकिन अब स्कूल खोले जा चुके हैं, जिसके बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और आगे कहा जा रहा है कि कोविड-19 का पालन करते हुए बच्चों ने दोबारा से स्कूल में पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूल में प्रधानाचार्य ने पूरी तैयारी की हुई थी, जिसके चलते रुद्रपुर के गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी अच्छी तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं स्कूल में पढ़ाई के बाद बच्चे भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 28,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। आपको बता दें कि आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट बनाने का काम करते थे और देहात क्षेत्रों में इसको जो ये नोट बनाते थे उनको चलाया करते थे। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि YouTube पर नकली नोट बनाने की विधि सीखकर उन्होंने काम को अंजाम दिया। दरअसल भगवानपुर थाना पुलिस को नकली नोट छापने की सूचना मिली थी, जिस पर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसपी देहात और सीओ मंगलौर समेत थानाध्यक्ष को कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक नकली नोट बनाने का एक गैंग को पकड़ा है, जिनके द्वारा नकली नोट बनाकर मार्केट में चलाए जा रहे थे। इसमें जो मुख्य अपराधी है वो संजय है, जो टकावरी गांव का रहने वाला है, भगवानपुर क्षेत्र का। ये पूर्व में भी नकली नोटों को बनाकर चलाने में जेल जा चुका है, पुलिस के द्वारा किया गया। तो उसमें जानकारी आई कि ये जो है पुनः नकली नोट बना रहा है। इस पर जो है दबिश दी गई, इसे पकड़ा गया तो इसके पास 27,900 रुपये बरामद हुए, जिसमें 100 व 50 के नकली नोट है। इसी बीच बड़ी खबर चमोली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिन गांवों में संपर्क टूट गया है उन गांवों को लेकर प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर में राशन पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से मेडिकल और रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि फंसे लोगों को रेस्क्यू करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान डटे हुए हैं। आपको बता दें कि जिन गांवों का इस आपदा के बाद संपर्क टूट गया था, उसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर से मेडिकल और रोजमर्रा की चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार अब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाने के बाद यहां पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि फंसे लोगों को रेस्क्यू करना सबसे पहले प्राथमिकता है। दिनेशपुर में एक युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर 18 साल की युवती ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर जहर खा लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक पर युवती को जहर खिलाकर मारने का भी यहां पर आरोप लगाया, जिसके बाद युवती के परिजनों ने
प्रेमी युवक पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर भी दे दी है। युवक के ऊपर कार्रवाई करने की लगातार परिजनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं आरोपी प्रेमी भी घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। कल रात्रि में यहाँ दुर्गापुर में एक लड़की है, उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। उसके द्वारा जहर खा के आत्महत्या कर ली है। उसके शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसमें जांच करके जो भी उसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि में यहाँ दुर्गापुर रामनगर में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फलदार वृक्षों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, जहां पर ग्राम चोरपानी में कुछ लोगों ने दिन दहाड़े आम के हरे पेड़ों को खुलेआम काटने का सूचना दी थी, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस, उद्यान विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं बगीचे में मौजूद पेड़ काट रहे एक व्यक्ति ने अनुमति लेने की भी यहां पर बात कही, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा के रेंजर विपिन डिबरी से मौके पर बातचीत की तो रेंजर ने अनुमति देने की बात कही। तो वहीं मौके पर मौजूद उद्यान अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया है कि वन विभाग के जरिए उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई है। अधिकारियों के विरोधाभास बयान के चलते रामनगर क्षेत्र में खुलेआम बगीचों का कटान करने के साथ ही नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, इन्वॉल्व तो जहां से परमिशन मिली है वहीं होगा, क्योंकि फल पट्टी वाला जो विभाग है फल उद्यान, उसने कोई इसमें टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी है अपनी। पेड़ों को काटने के लिए किन उनसे गुजरना पड़ता है? ये 3 से, वन विभाग से, तहसील विभाग से और फल उद्यान से, तीनों की रिपोर्ट होगी संयुक्त, तभी जाके पेड़ काट पाएंगे आप। जहाँ ये मौके में मैं आया हूँ, यह जो पेड़ कटे हैं यह उद्यान विभाग के अधीन शासनादेश के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि शासनादेश में 2 किलोमीटर तक की अपराध रोकने की व्यवस्था या अपराध में उनका नियंत्रण का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को है। ये जो इन्होंने परमिशन दिखाई, आपने भी देखी, क्या ये वैध परमिशन है इनके पास? नियम तो प्रभागीय वनाधिकारी के पास इनके द्वारा, किसान द्वारा पत्राचार किया गया, तो तकनीकी जानकारी उद्यान विभाग से जरूर ली जानी चाहिए थी। इन पेड़ों की जो परमिशन है, ये कॉर्बेट के संस्तुति के बाद जो है हम इन पेड़ों की परमिशन देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उसकी परमिशन है। मौके पर आकर के जो है देखा गया कि जो है पेड़ जो है जो जिनकी परमिशन थी वही कटे हैं, बाकी उसके अलावा नहीं कटे हैं। ये चोरपानी में जो बगीचा कटा है, यहाँ ठेकेदार जो इसका नाम दीक्षात है, उसके प्रभागीय वनाधिकारी की परमिशन। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लगातार यहां पर जवानों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर रास्ता बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि टनल में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की यहां पर खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मलबा भरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां भी यहां पर जवानों को देखने को मिल रही हैं। साथ ही 25 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चमोली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जवानों की तरफ से किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम्स लगातार वहां पर जुटी हुई हैं। मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर रास्ता बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। देहरादून में मुख्य बाजार विकासनगर में परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विकासनगर कोतवाली नगर चौकी पुलिस के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि विकासनगर बाजार में खराब वाहनों से बाजार में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे बाजार से गुजरने वाले राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और विकासनगर बाजार चौकी पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस 81 एक्ट के जरिए अतिक्रमणकारियों के चालान किए गए। और विकासनगर बाजार चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया है कि आज करीब पुलिस ने
25,000 का चालान किया है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। विकासनगर बाजार में जिसने फुटपाथ घेर रखा है और जो सड़क को बाधित कर रहे हैं, लोगों के आवागमन को बाधित कर रहे हैं, उनका हम पुलिस एक्ट में चालान कर रहे हैं। अभी तक करीब 40 चालान हो गए हैं और 10,000 रुपये जिनसे वसूला गया और अभियान अभी जारी। वहीं प्रदेश सरकार के एसपीओ के मुताबिक कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही स्कूलों में बच्चों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। वहीं कोविड-19 के मुताबिक स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया। साथ ही कक्षा में प्रवेश करने से पहले बच्चों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। बिना मास्क लगाए स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जा रही। इतना ही नहीं, स्कूल के गेट पर ही बच्चों का तापमान लिया जा रहा है, जिसके बाद ही बच्चे अपनी कक्षा में प्रवेश कर पा रहे हैं। मतलब जब स्कूल आओगे तो मास्क लगाना जरूरी है, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लेकिन विद्यालय में स्कूल हो नहीं रही है थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है। मतलब कि पूरा सच तो है नहीं कि यहाँ पे होगी कहीं कहीं पे हो रही है और क्लास में तो हो रही है कहेंगे हम। और बाकी सब स्कूल में आ रहे तो बच्चों को पहले से अच्छा लग रहा है। और स्कूल से एक तो ये है कि काम का प्रेशर ज़्यादा किसी को मिल नहीं रहा है। जैसे कि बच्चे लोग सोचते थे कि जब कोरोना का टाइम था तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, काम का कोई ज़्यादा कुछ है नहीं स्कूल से, बस वही है कि हाँ। लेकिन यह है कि पढ़ाई नहीं हो पाई हमारी। सर अभी स्कूल रेगुलर चल रहा है हमारा, हम 10th क्लास में है तो कभी 5-10 बच्चे के रोल नंबर वाइज बुला रहे हैं हमको। और अभी स्कूल में सब बच्चों को एक साथ बुलाया गया है तो सैनिटाइज़र किया जा रहा है, क्लासरूम में भी सैनिटाइज़र किया जा रहा है और बोला गया है कि मास्क सबको पहन कर ही आना है। अभी तो वैक्सीन आ गई है, फिर भी खतरा मतलब टला नहीं है। गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 तारीख से 6 से 8th और 9th और 11th के क्लास को हमने बुला रखा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं बच्चों को। हरिद्वार में आशिहारा मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित कई राज्यों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के इंडिया चीफ पंकज साहनी की देखरेख में संपन्न ये प्रतियोगिता की गई है, जिसमें स्टेट चीफ अमित कुमार चौधरी ने कहा कि आज के दौर में जिस तरह महिलाओं और लड़कियों के प्रति आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए महिलाओं और बालिकाओं के आत्मरक्षा के लिए कराटे मिक्स मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने कहा इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। स्टेट चीफ अमित कुमार चौधरी लगातार प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। बालिकाएं मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण को अवश्य प्राप्त करें। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि आज की डेट जैसा माहौल चल रहा है उसे देखते हुए हमें स्कूल कॉलेजों में मार्शल आर्ट कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे आगे चल के लड़कियों को हमें सेफ्टी मिले। कोई अकेले कहीं भी जा सकते। ये मार्शल आर्ट का कोई गेम में इनकी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ मार्शल आर्ट ही कर सकता है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है इनमें बालिकाओं की ट्रेनिंग देख करके। जो महिलाएं अपने आप को, हम लोग शायद अगर मुझ पे भी इस तरह का कोई हमला हो तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये मुझसे कम छोटी उम्र की इतनी छोटी बच्चियां जिस तरह का यहाँ पर करतब दिखा रही हैं, मार्शल आर्ट कर रही हैं, और मैं बालिकाओं के माता पिता को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ये सोचा कि मेरी बेटी ऐसा। वहीं 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी सरगर्मी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर लड़ने का यहां पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। वहीं मीटिंग और सदस्यता अभियान को लेकर भी बढ़ाते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। साथ ही हरिद्वार में भी सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव अनिल सती ने बताया है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कई लोग हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही उत्तराखंड के बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेंगे। ये आज 20 वर्षों में कांग्रेस भाजपा की नीतियों से परेशान होकर त्रस्त होकर अरविंद केजरीवाल की नीतियां और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आज सैकड़ों युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है और भविष्य में भी कई लोग और हमारे संपर्क में हैं और शीघ्र ही एक बड़ा कई लोग पार्टी की सदस्यता लेंगे और आम आदमी पार्टी ने 2022 का आगाज़ कर दिया है। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 17 विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब से माहौल बनना शुरू हो गया था और काफ़ी सभी प्रदेशों से कई बड़े बड़े अन्य पार्टियों के नेताओं हमारे संपर्क में थे और कई लोगों ने सदस्यता भी
लक्सर के खानपुर में कोरोना के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। एसडीएम और तहसीलदार ने वैक्सीन का टीका लगवाकर अभियान को शुरू किया है। उन्होंने सारे सरकारी विभागों से अपने सभी कर्मचारियों का डाटा तुरंत ऑनलाइन करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 26 जनवरी से 7 फरवरी तक पहले चरण का टीकाकरण किया था। इसके तहत कोरोना नियंत्रण में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी टीका लगाया गया था। पहले चरण में 100% टीकाकरण के बाद सोमवार से दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। लक्सर सीएचसी में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और तहसीलदार सुशील कोठियाल ने कोरोना का टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में शिक्षा, ग्राम विकास, नगरपालिका और पुलिस कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाना है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर चमोली जिले के तपोवन ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग जिले के बेला और सारी गांव में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि शवों को जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। वहीं एक शव आधा कटा हुआ बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों शवों को टीम ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार को तपोवन ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने से सैकड़ों मजदूर मलबे में दफन हो गए थे, जिसमें 16 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सेना के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू कर रही है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग जिले के सारी और बेला गांव में अलकनंदा किनारे 2 शवों के मलबे में दबे होने की सूचना भी पुलिस को मिली है। इसके बाद प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेजा गया। वहीं बेला गांव में अलकनंदा नदी किनारे शव को टीम ने निकाला, जबकि सारी गांव में नदी किनारे आधा कटा हुआ शव बरामद किया गया। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।